बंगाल में सत्ता बदले 10 दिन हो चुके हैं और वहां बदलाव की आंधी चल रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा नायक बनकर उभरा है बुलडोजर। बंगाल को बुलडोजर कैसे बदल रहा है वो समझिए। बुलडोजर बंगाल में तुष्टीकरण वाली सियासत जमींदोज कर रहा है। बुलडोजर घुसपैठियों को उनकी असल जगह दिखा रहा है। बुलडोजर अवैध निर्माण और कब्जों की हर ईंट को उखाड़ रहा है। बुलडोजर गुंडों और माफियाओं की गर्मी भी उतार रहा है। तो ये वो 4 पिलर हैं जो बंगाल की धरती पर गहराई तक जड़े जमाए बैठे थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर अब इन चारों पिलर को धराशायी कर रहा है और अब बुलडोजर ही बंगाल में सबसे बड़ा अधिकारी है। बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। झुकने वाला आदमी नहीं हूं। आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत जोर भुगतना पड़ेगा। दादा ने चेतावनी दे दी है। चेतावनी उन लोगों को जिन्हें तुष्टीकरण वाली सियासत की आदत लग चुकी है, जिन्हें गुंडागर्दी, अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे की लत लगी हुई है। उनका हिसाब किताब शुरू हो गया है। तस्वीरें देखिए, कल तक जो पुलिस को जूते की नोक पर रखते थे, अब उनकी रेल बनाई जा रही है। रविवार को सड़क पर नमाज बैन के फैसले के खिलाफ कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में पथराव कर अराजकता फैलाने वालों को पकड़ पकड़ कर सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है कि बंगाल बदल गया है। समझाया जा रहा है कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। अभी तक 46 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनमें से खास करके 4 जो कि ये पूरा का पूरा जो घटना है, इसमें भड़काऊ भाषण, ईंधन देने वाली मास्टरमाइंड, उन 4 को अभी पार्क सर्कस में लाया गया है। इन 4 के द्वारा यहाँ पे रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा और पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि यहाँ पे ये बीच बीच में जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ से निकल के किस तरह से यहाँ पे पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग मेन रोड में आके ये पूरा का पूरा जो हिंसा है ये फैला गया है। पार्क सर्कस एरिया में हुई हिंसा मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर शुभेंदु सरकार ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अभी तो गिरफ्तारी हुई है, आगे और बड़े एक्शन होंगे। हिंसा में हुए नुकसान की पाई पाई वसूली जाएगी और उसके बाद घर पर बुलडोजर भी दस्तक देगा। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा, कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए। एक तरफ तुष्टीकरण वाली नीति के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माण और जबरन कब्जा कर खड़ी की गई संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर गरज रहा है। पहले कोलकाता के तिलजला में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, फिर हावड़ा में सालों से रेलवे स्टेशन के बाहर कब्जा कर खड़े किए गए निर्माण बुलडोजर ने एक झटके में ही साफ कर दिए। और अब कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी पूर्व सीएम ममता बनर्जी की डिजाइन की गई फुटबॉल थीम वाली विवादित मूर्ति पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस मूर्ति में विश्व बांग्ला लोगों के साथ जुड़े विशाल पैर और एक फुटबॉल दिखाई देती है जिस पर जॉय लिखा हुआ है। शुभेंदु सरकार ने इसे भद्दा और अनाकर्षक बताते हुए इसे हटाने की बात कही है। यही नहीं, बंगाल में अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर हुए कब्जे पर भी सरकार की नजरें तिरछी हो चुकी हैं। कोलकाता नगर निगम के मुताबिक शहर में हजारों अवैध इमारतें हैं और कई जगह सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। सीएम शुभेंदु ने साफ कह दिया है कि ये सारी संपत्तियां या तो जब्त की जाएंगी या फिर इन पर बुलडोजर चलेगा। बंगाल बदल कर रहेगा। इसमें सिंडिकेट राज, तोलाबाजी, काटमानी, गुंडा भाता, जुलूम,
नहीं होने दूंगा मैं। इस बयान का मतलब बिल्कुल साफ और सीधा है। अब बंगाल में बुलडोजर ही सबसे बड़ा अधिकारी है। कट्टरपंथी इस बात को जितनी जल्दी समझ ले, उनकी सेहत के लिए वही अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल से घुसपैठियों का सफाया करेंगे, इसी संकल्प के साथ बीजेपी ने बंगाल में अपनी सरकार बनवाई। शपथ लेते ही संकल्प को रफ्तार देने का काम शुरू हुआ। 10 दिन में शुभेंदु सरकार का घुसपैठियों को बंगाल से विदा करने का ऑपरेशन ऑन कर दिया गया। घुसपैठिया बंगाल में आखिरी क्षण गिन रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। वाला आदमी नहीं हूं, झुकने वाला आदमी नहीं हूं, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। देश को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के गठन के 240 घंटे पूरे होते ही एक बार फिर अवैध घुसपैठियों को बड़ी टेंशन दे दी है। बंगाल के अधिकारी का कमिटमेंट सुनकर घुसपैठियों की नींद उड़नी तय है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। शुभेंदु अधिकारी के इसी दृढ़ संकल्प का नतीजा है ऑपरेशन ट्रिपल डी का जिक्र शुभेंदु अधिकारी ने खुद अपनी जुबान से किया है। ये बता दिया है कि बिन बुलाए मेहमान बनकर बंगाल में बैठे घुसपैठियों के लिए अपना बैग पैक करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ऑपरेशन ट्रिपल डी के 3 में 2 स्टेज सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। अब बारी है सबसे मेन और आखिरी स्टेज की। ऑपरेशन ट्रिपल डी में पहला स्टेज था डिटेक्ट, मतलब घुसपैठियों को पहचानना। तो शुभेंदु ने ऐलान किया कि घुसपैठियों को चिन्हित कर लिया गया है, यानी ये स्टेज पूरा हो चुका है। दूसरा स्टेज था डिलीट करने का। ये भी वोटर लिस्ट, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड से घुसपैठियों के नाम हटाने के बाद कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज, जो है डिपोर्ट करने का। इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पहले तो वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। जिन घुसपैठियों को दीदी अपने फायदे के लिए बीते 15 सालों से संरक्षण दे रही थी, वही घुसपैठिए बंगाल को अलविदा कहेंगे। सरकार पे आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपना इरादा स्पष्ट किया कि कैसे घुसपैठियों को बाहर वो निकालेंगे। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर डिटेंशन सेंटर बन सकते हैं। अभी तक ममता बनर्जी खुलेआम कहती थीं, वो बंगाल में डिटेंशन सेंटर किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगी। लेकिन अब दादा घुसपैठियों पर कोई ममता नहीं करने वाले। बहुत संभव है कि ये डिटेंशन सेंटर उन जिलों में तैयार किए जाएं जहां घुसपैठियों की संख्या ज्यादा है, जैसे उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया। ये वो संवेदनशील जिले हैं जो बांग्लादेश सीमा से लगे हैं। यहाँ कई हिस्सों में नदी है या बिना फेंसिंग के बॉर्डर है, जिससे घुसपैठ आसान हो जाती है। अनुप्रवेशकारी और रोहिंग्या हम लोग रहने नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये जरूर होगा। शुभेंदु सरकार शपथ लेने के बाद से ही घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। पहले बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए तुरंत एक्शन लिया, फिर संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की लिस्ट तैयार कराई गई है। इसके बाद भूमि अधिग्रहण और सुरक्षा उपाय तेज किए गए हैं। चिकन नेक जैसे घुसपैठ के हॉट स्पॉट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन सब कार्रवाई के बाद सीएम शुभेंदु ने
साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों को देश से बाहर भेजने का वक्त आ गया है। इस पर बंगाल के भाईजान क्या बोल रहे हैं, ये सुनिए। जिनके पास भारतीय नागरिक का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनको यहाँ रहने का भी अधिकार नहीं है। जो गलत तरीके से आया है तो उसको तो भाई हटाना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेश से आया है तो उसको यहाँ से जाने के लिए ठीक है। शुभेंदु के 50 सेकंड के ऐलान ने घुसपैठियों के पूरे नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। अधिकारी के कड़े तेवरों ने बता दिया है कि घुसपैठियों की बंगाल से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी मीडिया, कोलकाता। यूपी में 2018 से सड़क पर नमाज बंद, लेकिन अब 2026 में भाईजान को सड़क पर नमाज पढ़नी है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने ऐसी लाइन खींच दी है जिसे देखकर भाईजान भी ये कह रहे हैं कि हम लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। यूपी में धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है और अब मौलाना भी योगी के लाइन पर चलने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कट कह दिया है, कुछ भी हो जाए यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मतलब नहीं पढ़ी जाएगी। जो भी सड़क जाम करेगा, सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, उससे योगी फोर्स दूसरे तरीके से निपटेगी। योगी ने नमाज को लेकर लाइन खींच दी है तो यूपी के मौलाना भी जानते हैं कि योगी की खींची लकीर क्रॉस करने में कोई फायदा नहीं, इसलिए वो भाईजान को ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं। नमाज के लिए एक जगह मुकर्रर है और उस जगह को मस्जिद कहा जाता है। रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है और सच्चाई है, और इसी पर माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश आ चुके हैं। यूपी तो यूपी, अब तो देवभूमि उत्तराखंड के मौलाना मुफ्ती भी योगी की नसीहत से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी ने भी सड़क पर नमाज मॉडल का विरोध किया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मैं बिल्कुल पूर्णतः उनका समर्थन करता हूँ। मौलाना तो समझ गए, लेकिन मुस्लिमों के कथित नेता कहे जाने वाले अभी भी योगी की नसीहत नहीं समझ पाए, तभी तो मुस्लिमों को भड़काने पर आ गए हैं। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, योगी की दादागिरी और धमकियों से नहीं चलेगा। योगी टोटल फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के एज मुख्यमंत्री। ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री के बाद पूरी ताकत होती है, मुख्यमंत्री जो चाहे कर लें, जिसको चाहे गोली मार दें, जिसको चाहे दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या करवा दें और जो है पैरों में लगातार गोली मार दें। एक समुदाय के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कभी न कभी उसका फल निकलेगा। वैसे इनका भड़काना कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्हें इस तस्वीर को अच्छे से देखना चाहिए। नफरती यूपी का माहौल खराब न कर पाए, इसलिए योगी फोर्स भी मुस्तैद हो गई है। कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर समेत यूपी के सभी संवेदनशील जिलों में योगी फोर्स अलर्ट पर है, फ्लैग मार्च कर रही है, अफवाह गैंग पर नजर रखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने भाईजान से साफ कह दिया है, आबादी ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी, लेकिन सड़क पर नमाज किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। जब नमाजी ज्यादा हो जाते हैं तो इमाम चेंज करके एक ही मस्जिद में 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें कर ली जाएं। शिफ्ट में नमाज कोई नई बात नहीं है। भले ही हिंदुस्तान में मियां भाई को ये नई व्यवस्था लग रही है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में ज्यादा लोग होने के बाद सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, बल्कि शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन भारत में चंद नफरती से इस्लाम के खिलाफ बताकर माहौल खराब करने की साजिश में लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सड़क पर कब्जाने की कोई भी कोशिश यूपी में अब काम नहीं आती। लखनऊ के सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अवैध मज़ारों के नाम पर बरसों से
कब्जा है, लेकिन अब वो लावारिस मज़ारें ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रह गई। हरी झंडी मिलते ही किसी भी वक्त बुलडोजर उन अवैध मज़ारों का काल बन सकता है और हो सकता है कि वो मज़ारें बकरीद तक भी ना टिक पाए। जो समय दिया था वो समय खत्म हो चुका है। नोटिस वो तो बाबा जानेंगे। एक जमाने का बना हुआ है, हम इसको क्यों हटाएंगे? कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 6 अवैध मज़ारों को लावारिस घोषित किया जा चुका है। इन अवैध मज़ारों को दिए आखिरी नोटिस की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई नहीं है जिसने इन मज़ारों के पक्ष में प्रशासन से पैरवी की हो। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि क्या लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में बनी 6 अवैध मज़ारें जल्द ही मिट्टी में मिल जाएंगी? क्या बकरीद से पहले प्रशासन का बुलडोजर अवैध मज़ारों को जमींदोज कर देगा? अवैध मज़ार हटाने के जिस नोटिस को केजीएमयू प्रशासन ने लगवाया था वो भी फट गया है, लेकिन मज़ार से जुड़े लोगों की कान पर जू तक नहीं रेंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये नोटिस जो है वो यहाँ पे चस्पा किया गया था। हालांकि नोटिस जो है अब फट गया है, लेकिन इसकी जो समय सीमा जो यहाँ पर लगाई गई थी वो समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। तो कह रहे हैं कि बकरीद से पहले अब देखना होगा कि क्या ये जो मज़ारें हैं क्या इनको हटाया जाएगा, क्या एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। इसलिए अब केजीएमयू प्रशासन अवैध मज़ारों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है। यानी अब योगी का बुलडोजर आएगा और एक एक कर अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई इन 6 की 6 मज़ारों को समतल कर जाएगा, जिसके बाद माइक्रोबायोलॉजी विभाग 2 के पीछे स्थित मज़ार, ट्रॉमा सेंटर के पास स्थित मज़ार, न्यू ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग के पास स्थित मज़ार, रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के पास मौजूद मज़ार, शताब्दी फेज 2 के पास की मज़ार और क्वीन मैरी हॉस्पिटल परिसर की मज़ार, ये सब मलबा हो जाएंगी। लेकिन क्वीन मैरी अस्पताल परिसर में मौजूद मज़ार की देखरेख करने वाली महिला से जब जी मीडिया की टीम ने बात की तो वो दबी आवाज में अंजाम भुगतने की धमकी देने लगी। हमारा तो यही है कि अगर वो चाहें तो सिर्फ मज़ार शरीफ छोड़ दें, बाकी जो लेना ले लें। अगर इस पर हाथ लगाएंगे वो जिम्मेदार, हम नहीं जिम्मेदार। ना हम 2 बहन भाई यहाँ बैठते हैं, ना हम लोग कुछ रोकेंगे, ना कुछ पब्लिक कुछ कहेगी, हम उससे जिम्मेदार नहीं हैं। बस ये महिला मज़ारों को देखकर धर्म मजहब वाला कार्ड खेलने लगी। 8 दशक पुरानी मज़ार होने का दावा करने लगी। लेकिन जब प्रशासन ने नोटिस जारी किया था उसका जवाब देने की जहमत इन्होंने क्यों नहीं उठाई? 800 साल से पुरानी, 800 साल से पुरानी है ये। कच्ची थी ये जिसकी मुरादें पूरी उसने बनाया। मैंने इसमें एक तिनका नीर से बातें हम सफाई करते हैं जी। हम यहाँ हाँ, तो वही कह रही है कि 800 साल पुरानी इनका दावा है। हालांकि यहाँ पे जब हम लोग इतिहासकार आए थे तो उन्होंने इन दावों को जो है वो नकार दिया था। इन मज़ारों को लेकर केजीएमयू प्रशासन 3 बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अब तक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही किसी की तरफ से कोई जवाब आया है। ऐसे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए जिला और पुलिस प्रशासन को पत्र भेज दिया गया है। साफ है, योगी का 100 टन का बुलडोजर आएगा, अपना छठा गियर लगाएगा और मिनटों में अपने पंजे से यूनिवर्सिटी परिसर में रोड़ा बन रही मज़ारों को ध्वस्त कर जाएगा। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। बुलडोजर अपनी खुराक बराबर पूरी कर रहा है। ब्रेकफास्ट दिल्ली में कर रहा है तो लंच के लिए मुंबई का रास्ता नाप रहा है। उसे जहां भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का ऑर्डर मिलता है उसका स्टीयरिंग वहीं हो जाता है। आज सूर्योदय के साथ दिल्ली में अवैध कब्जे को हटाने का जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो सूर्यास्त होते होते मुंबई में जाकर खत्म हुआ। 5200 स्क्वायर मीटर का ये लैंड पार्सल है। रेलवे सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ना करें। जब हम लोग यहाँ सर्वे कर रहे थे तो हमने पाया कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। दोनों तस्वीरें राजधानी की है। एक देश की राजधानी दिल्ली की है,
दूसरी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है। दोनों जगहों पर बुलडोजर गरज रहा है। दोनों जगहों पर ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फर्क बस इतना है कि दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बुलडोजर ने अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया है, तो मिड मील के लिए बुलडोजर ने मुंबई के बांद्रा को चुना। 1, 2, 3, 4 ये बुलडोजर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंचे। हम पुल के ऊपर खड़े हुए हैं, राइट हैंड साइड पे पूरा बुलडोजर एक्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 400 के करीब ये घर हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि वो आज ईरान पर बड़ा हमला करने वाले थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों के कहने पर उन्होंने हमले का प्लान टाल दिया। मतलब जिसकी आशंका पूरी दुनिया को है, वो खतरा अभी भी टला नहीं है। ट्रंप ईरान से लड़ने पर अब भी आमादा है, तो ईरान ने ट्रंप को मारने की सुपारी दे दी। ईरान ने ट्रंप की जान की कीमत 500 करोड़ रुपए रखी। ट्रंप की जान फिर खतरे में है। क्या इस बार ट्रंप की जान की कीमत 500 करोड़ रुपए है? जब ट्रंप पहली बार बाल बाल बचे, जब ट्रंप दूसरी बार बाल बाल बचे, और सवाल है कि क्या तीसरी बार भी ट्रंप को बचा पाएंगे सीक्रेट सर्विस एजेंट? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने ट्रंप की सुपारी देने की तैयारी कर ली। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की संसद में एक बिल लाने की तैयारी हो रही है। बिल के मुताबिक जो शख्स या संगठन ट्रंप की हत्या करेगा, उसे ईरान के सरकारी खजाने से 5 करोड़ यूरो यानी करीब 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। ईरान की डेथ लिस्ट में अकेले ट्रंप नहीं है, बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नाम भी शामिल है। एक तरफ ईरान ने ट्रंप के सिर पर इनाम रखकर उन्हें चौंका दिया, तो दूसरी ओर ट्रंप ने भी ईरान समेत पूरी दुनिया को अपने एक बयान से चौंका दिया। ट्रंप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एआई से बना हुआ धमकी वाला जो पोस्ट पिछले कुछ दिनों से डाल रहे थे, उस धमकी को मंगलवार को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन खाड़ी देशों की अपील पर ट्रंप ने ईरान पर हमला टाल दिया। ईरान ने अमेरिका के सामने फिर से 14 शर्तों के साथ अपडेटेड सीजफायर प्रस्ताव दलाल पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया है, जिसमें युद्ध का स्थायी अंत करने, ईरान पर लगे सभी इकोनॉमिक बैन हटाने, ईरान और उसके आसपास से अमेरिकी सैनिकों को हटाने, भविष्य में हमला नहीं करने की गारंटी देने और होर्मुज के आसपास से नाकेबंदी हटाने की मांग मुख्य है। हालांकि ईरान ने अभी भी अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को लेकर कोई स्पष्ट प्रस्ताव अमेरिका को नहीं दिया है, जबकि ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान के पास किसी कीमत में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर डील 2 मुद्दों पर फंसी हुई। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु हथियार का। ईरान चाहता है उससे यूरेनियम ना छीना जाए, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु बम ना हो। ईरान चाहता है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करे, लेकिन ट्रंप किसी भी तरह का मुआवजा देना नहीं चाहते। इस बीच ट्रंप ने ईरान को धमकी देने के लिए एक और तैयारी कर ली है। अमेरिका अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण करने जा रहा है। मिनटमैन 3 मिसाइल परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन 3 की रेंज 13,000 किलोमीटर है और आसानी से अमेरिका से ईरान तक दागी जा सकती है। इस मिसाइल की स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इसे अमेरिका से ईरान तक पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। अमेरिका की मिसाइल धमकी के जवाब में ईरान ने भी ट्रंप को धमकी देते हुए कहा, अगर किसी तरह की हिमाकत की तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। फिलहाल दोनों तरफ से धमकियों और शर्तों का खेल जारी है और दुनिया टेंशन और असमंजस में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बीजिंग दौरा खत्म हो गया, लेकिन इस दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार अब भी गर्म है। इस दौरे से जुड़ी एक खबर ने सोशल मीडिया का टेम्परेचर हाई कर रखा है, और खबर यह है कि ट्रंप के सम्मान में चीनी राष्ट्रपति की ओर से आयोजित की गई डिनर पार्टी में ट्रंप और उनके साथ आए डेलीगेशन की जासूसी की कोशिश की गई। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप के साथ आए अमेरिकी डेलीगेशन के पास खड़ी होकर नजर रखती ये महिला वेटर भी जासूस है। ट्रंप के डेलीगेशन में शामिल दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क के आसपास मौजूद ये 3 महिला वेटर भी जासूस हैं।
डिनर पार्टी में मौजूद हर अमेरिकी अफसर पर चीन की महिला जासूसों की नजर थी। जो वीडियो अभी आपने देखे वो ट्रंप की बीजिंग यात्रा के दौरान आयोजित स्टेट डिनर पार्टी की, जो कि बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई थी। ट्रंप वापस अमेरिका लौट चुके हैं, लेकिन खबर वायरल है कि जिनपिंग ने ट्रंप के सम्मान में जो डिनर पार्टी आयोजित की थी उसमें ट्रंप और उनके साथ आए डेलीगेशन की जासूसी की कोशिश की गई। ऐसा शक क्यों जताया जा रहा है, पहले उसकी वजह समझिए। डिनर हॉल में लाल वर्दी पहने महिला वेटरों की संदिग्ध गतिविधियां। अमेरिकी डेलीगेशन के हर अफसर के पास एक महिला वेटर की मौजूदगी। सतर्क नजरों से हर अमेरिकी अफसर की बारीकी से निगरानी करती महिला वेटरों की मौजूदगी। वेटर की वर्दी पहने महिलाओं की प्रशिक्षित एजेंटों जैसी हरकतें। सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के मुताबिक पार्टी में मौजूद हर वेटर या तो प्रशिक्षित खुफिया एजेंट था या फिर जासूस। अब तो 2 महिला वेटरों की चीनी सेना की वर्दी वाली मैच करती तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों को चीनी इंटरनेट यूजर्स ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि ये महिला वेटर की ड्रेस में दोनों चीनी खुफिया एजेंसी MSS की ट्रेंड जासूस हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग ने अपनी महिला जासूसों को अमेरिकी अफसरों की बातचीत सुनने की जिम्मेदारी के साथ डिनर पार्टी में तैनात किया था। जासूसी की इन खबरों को लेकर अमेरिका और चीन की तरफ से अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि वॉशिंगटन अक्सर ये दावा करता है कि चीन साइबर अटैक, डेटा चोरी और हाईटेक निगरानी के जरिए अमेरिका की संवेदनशील जानकारियों को हासिल करना चाहता है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से निकलकर आई जासूसी की खबरें अब इसी ओर इशारा कर रही हैं। यात्रा खत्म कर वतन वापसी के दौरान ट्रंप ने भी ये कहकर सनसनी जरूर फैला दी कि चीन और अमेरिका एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं। जासूसी की इन खबरों के बीच दुनिया में अब एक और खबर सुर्खियां बटोर रही है और वो है ट्रंप के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का चीन दौरा। पुतिन का ये दौरा रूस और चीन के बीच दोस्ती समझौते के 25 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2 दिन के इस दौरे के दौरान व्यापार, ऊर्जा, गैस सप्लाई और यूक्रेन युद्ध के साथ वैश्विक राजनीति पर चर्चा होगी। इस दौरे का सबसे बड़ा मुद्दा पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट माना जा रहा है। रूस चाहता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दे और इसे आगे बढ़ाए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने रूस के साथ गैस खरीद काफी कम कर दी है। इससे रूस की कमाई पर बहुत असर पड़ा है। अब रूस अपनी गैस चीन को बेचकर इस नुकसान की भरपाई करना चाहता है। होर्मुज संकट के बीच ये डील बेहद अहम मानी जा रही है। अब नजरें इस बात पर भी हैं कि अमेरिका पुतिन के इस चीन दौरे को किस तरह से देखता है। पीस टॉक के नाम पर मुनीर ने ईरान को सबसे बड़ा धोखा दिया है। ईरान को बातचीत में फंसाकर मुनीर ने ईरान के खिलाफ ही सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेना तैनात कर। मतलब अगर अभी युद्ध हुआ तो सऊदी की तरफ से पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा। लेकिन यहां भी मुनीर डबल गेम खेल गया। समझौते के बाद भी सऊदी प्रिंस को पाकिस्तानी सेना की तैनाती के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। गद्दारी तो पाकिस्तानी फौज के खून में है। इस बार मुनीर और शहबाज ने ईरान से गद्दारी की है। पीस टॉक और समझौते के नाम पर मुनीर ने ईरान के पीठ पर छुरा घोंपा है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान से बातचीत का ढोंग रचता रहा तो दूसरी तरफ ईरान पर हमले के लिए सऊदी अरब में अपनी फौज को भेज दिया। जिस पाकिस्तान को मुनीर और शहबाज को ईरान अपना दोस्त मानता था वो अमेरिका के एजेंट निकले। ट्रंप के इशारे पर मुनीर ने सऊदी अरब में ईरान से लड़ने के लिए फाइटर जेट के साथ साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। युद्ध के दौरान ईरान की तरफ से यूएई के बाद सबसे ज्यादा हमले सऊदी अरब पर ही हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को कुल 83,500 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है। अरामको और औद्योगिक ठिकानों को ईरान ने टारगेट किया था, जिसके कारण तेल उत्पादन में भारी गिरावट आई है। ऊर्जा राजस्व का नुकसान पहुंचा है और अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए। यानी अब ईरान अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो फिर सऊदी की तरफ से मुनीर की फौज ईरान को जवाब देगी।
ईरान से तो धोखा मुनीर ने किया ही, सऊदी को भी मुनीर ने डबल क्रॉस किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का आर्थिक बेलआउट पैकेज दिया, कर्ज में राहत और तेल के लिए आसान भुगतान की सुविधा दी। इसके बाद मुनीर ने सऊदी अरब में अपनी सेना भेजी। मतलब सऊदी अरब में सेना तैनात करने के लिए मुनीर ने मोहम्मद बिन सलमान को भी ब्लैकमेल किया। ईरान ने शहबाज और मुनीर पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब का साथ किया। लेकिन ईरान भी बदला लेना जानता है। इस बार युद्ध हुआ तो फिर मिसाइलों की बारिश से पाकिस्तान नहीं बचेगा। योगी राज में गैरकानूनी कुछ भी नहीं चलेगा और जो गैरकानूनी काम करेगा वो भी नहीं बचेगा। योगी धर्मांतरण के एक एक निशान को मिटा रहे हैं। स्कूल में धर्मांतरण गए, जिम में धर्मांतरण गए, कॉर्पोरेट कंपनी में धर्मांतरण का धंधा और अब नौकरी के लिए धर्मांतरण का आरोप। मतलब अगर आपको नौकरी चाहिए तो हिंदू शख्स को मुस्लिम बनना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, तब भाईजान नौकरी देंगे। यूपी का विशाल कश्मीर में हमजा बन 3-4 साल पहले घर से ले रहा था कि मैं सैलून का काम करवाना इसको चाहता था। उन्होंने वहाँ जबरदस्ती लड़के से धर्म कबूल करवा लिया गया। माँ बाप ने कहा, विशाल घर लौटा। हमजा बोला, अब कोई रास्ता नहीं। मस्जिद में कलमा पढ़ाया जा रहा है, इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। इस्लामिक टोपी और पोशाक पहनकर खड़ा ये शख्स विशाल है। नाबालिग है, इसलिए चेहरा नहीं दिखा सकते। विशाल अब हमजा बन चुका है। इसका धर्मांतरण कर दिया गया है और धर्मांतरण हुआ है कश्मीर के कुपवाड़ा में। धर्मांतरण के बाद माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। पीड़ित के साथ कुछ मौलाना भी दिख रहे हैं, कुछ युवक भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। धर्मांतरण के बाद पीड़ित विशाल एक कार में बैठता हुआ नजर आ रहा है, जो बता रहा है कि वो मस्जिद अकेला नहीं गया था, बल्कि उसके साथ कई लोग। विशाल के चेहरे को देखिए, धर्मांतरण से पहले और धर्मांतरण के बाद विशाल का चेहरा उतरा हुआ, वो डरा हुआ लग रहा। इसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही। विशाल काफी सहमा हुआ। यूपी के बिजनौर का रहने वाला विशाल नौकरी के लिए कश्मीर गया था, लेकिन नौकरी के बहाने उसका धर्मांतरण करा दिया गया। विशाल के माता पिता अब अपने बेटे को कश्मीर से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। परिजन बिजनौर की ही रहने वाले वसीम पर विशाल के धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं। वसीम ही नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले गया था। विशाल इसी सैलून में काम करता था। फिलहाल ये बंद है। अब परिजनों ने सीएम योगी से गुहार लगाई है। ये विवेचना का विषय है। वसीम का अलावा कौन है पीछे मोहरा, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे वसीम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा जितना कोई और बड़ी ताकत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है जो इस मिशन को चला रही है। धर्मांतरण की खबर जैसे ही फैली, बिजनौर से लेकर लखनऊ तक सनसनी फैल गई। योगी फोर्स तुरंत एक्शन में आ गई।